हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका मैथ्स एंड फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है पहले वो जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रो जिसका मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक जिसका मतलब होता है रेस्ट। यानी हम इस पूरी यूनिट में जो चार्ज रेस्ट पे है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पहले तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से आई, चार्ज एक दूसरे पे फोर्स आई वो कैसे पता लगा। तो उसके लिए हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1940 इंटू 10⁻³ kg। वही अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन, वो कितना होता है हमारा 1.67262 इंटू 10⁻27 kg। और अगर मैं बात करूं मास ऑफ न्यूट्रॉन की तो वो होता है 1.67493 इंटू 10⁻27 kg। अगर मैं अप्रॉक्स बोलूं तो हमें पता है, हम ऐसे याद करते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg 1.67 और इसे भी 1.67। बट एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो ये इनके क्या होते हैं, मास होते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पहले एक फोर्स आ चुकी थी जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन ने आई थिंक 16th सेंचुरी में दे दिया था। तो अगर मैं किसी दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर के दूरी पे रखता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, किसी दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखता हूं, तो इनके बीच में अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो फोर्स लगेगी वो क्या लगनी चाहिए, G(m1m2/r²। और जब मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो एक्चुअल में ये कितनी निकलती है 5.67 इंटू 10⁻62 न्यूटन। ये क्या निकलता है हमारा, इतना निकलता है। बट प्रैक्टिकली जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स कैलकुलेट करी गई तो वो आई लगभग 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। कितनी आई, 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन आई। कितनी आई, 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। तो क्या हुआ, यहां पे ये फोर्स तो इतनी आ रही, लेकिन जब प्रैक्टिकली निकाली तो इतनी बड़ी फोर्स आ रही। अब ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आई ये बिकॉज ऑफ चार्ज आई, और यहीं से पता लगा हमें कि चार्जेस भी एक दूसरे पे फोर्स मारते हैं, जिसे क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया गया। अब उन्होंने सेम किसके बीच में किया था, दो प्रोटॉन के बीच में भी किया। और जब प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली और जो उन्होंने प्रैक्टिकली निकाली वहां पे भी डिफरेंस आया, तो उन्होंने बोला प्रोटॉन भी एक दूसरे पे क्या मारते हैं, फोर्स मारते हैं। बट सेम केस जब उन्होंने न्यूट्रॉन पे किया तो देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही वही प्रैक्टिकली फोर्स भी आ रही। यानी यहीं से पता लगा कि एक्चुअल में न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज कितना होता है हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है -1.6 और प्रोटॉन पे कितना होता है प्लस का 1.6। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों पे चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस है तो प्रोटॉन पे ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन पे कम है। दोनों पे चार्ज क्या होते हैं, एक्चुअल में बराबर होते हैं। बट हमें क्योंकि डिफरेंशिएट करना था तो हमने एक कन्वेंशन बना दिया, साइन कन्वेंशन, कि हमने प्रोटॉन को पॉजिटिव दे दिया और इलेक्ट्रॉन को क्या दे दिया, नेगेटिव। अगर उस टाइम पे साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव दे देते और प्रोटॉन को नेगेटिव तो आज हम उसे फॉलो कर रहे होते। तो इसलिए ये मत सोचना कि प्लस प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, कम है। दोनों पे चार्ज क्या है, सेम। तो यहां से हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या दो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स मारते हैं, और इसी फोर्स को क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया गया था। क्लियर है मेरी बात। और अब हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज क्या होता है, एक्चुअल में चार्ज क्या होता है हमारा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी भी मैटर की क्या है, चार्ज हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई बोले चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी इंटेंसिव मतलब जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब चार्ज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वो होते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। क्लियर है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसका चैप्टर का, दैट इज योर कूलम्स लॉ पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले, कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अब
कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है हमारा। अगर आपको ये सब नोट करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन को थोड़ी देर स्टॉप करना और बाद में इसे क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। बिकॉज हम पे टाइम कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। पहली बात इसके लिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्जेस के। अब पॉइंट चार्ज का मतलब ये मत समझना कि एक डॉट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज बोलेंगे। पॉइंट चार्ज हमारा, मान लो मेरे पास अर्थ है, हम अर्थ को भी कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट चार्ज। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे पास एक हाथ में बॉल है और अगर मैं अभी बॉल को देखूं तो उसका साइज मेरे को क्या दिखेगा, अच्छा खासा दिखेगा। बट अगर मैं इसी बॉल को दूर फेंकता हूं तो उसका साइज धीरे धीरे क्या होता रहता है, रिड्यूस। यानी पॉइंट चार्ज का मतलब ये है यहां पे कि मैं जो बॉडी ले रहा हूं, अगर उन बॉडी के बीच में डिस्टेंस उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो तो वो बॉडीज कैसी कंसीडर हो सकती है, पॉइंट बॉडी कंसीडर हो सकती है। तो अभी कूलम्स लॉ की बात करते हैं हम। पहली बात तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब है, क्या कहता है कूलम्स लॉ, अगर मेरे पास मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच में सेपरेशन है हमारा R, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। तो क्या देखा गया कूलम के थ्रू कि जो इनके बीच में फोर्स लगता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इन दोनों के प्रोडक्ट के। और क्या देखा गया, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनके बीच के स्क्वायर के। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या बनेगा मेरे पास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सबको होता है डायरेक्टली का साइन हटता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट। यहां पे जो कांस्टेंट लगता है उसका नाम होता है K। अब K, इस K की कुछ वैल्यू होती है, तो K की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब ये K क्यों आया, एक्चुअल में क्या देखा गया, जब साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इन चार्जेस को एयर में रखा, वाटर में रखा, कैरोसिन में रखा या डिफरेंट मीडियम में रखा, तो फोर्स अलग अलग आई, जबकि चार्ज सेम थे, दूरी सेम थी। तो क्या रीजन दिया गया भाई फोर्स डिफरेंट आने का, कि इनके बीच में जो मीडियम है पक्का वो क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उस जो तुम्हारा मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी को बताने के लिए हमने जो टर्म यूज किया उसे ही क्या बोलते हैं हम, K। और K की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये जो नई चीज आई है एप्सिलॉन, इसका नाम होता है हमारा परमिएबिलिटी। क्या होता है हमारा, इसका नाम होता है, सॉरी, परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब क्या देखा गया, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, ये जो है हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू, ये एयर के लिए क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। एयर के लिए कितनी होती है, इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, जो कितनी होती है हमारी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है हमारा 12, 10 की पावर माइनस 12। और यूनिट क्या होती है हमारी इसकी, अगर बात करें हम तुम्हारे एप्सिलॉन नॉट की, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, मिनिमम होता है किसके लिए, हमारा एयर के लिए। अब जब ये एयर के लिए मिनिमम होता है तो K क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ही बात है, एयर के लिए क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। K क्या होता है, एयर के लिए मैक्सिमम होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होती है इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी, कूलम स्क्वायर। और यहां पे क्या होती है, कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब K की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम, तो फोर्स भी क्या आएगी, मैक्सिमम। इसलिए बोला जाता है अगर कोई भी दो चार्ज लो, और मान लो ये तुम्हारा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि तुमने दो चार्ज लिया और दो चार्ज को सेम दूरी पे अलग अलग मीडियम पे रखा, तो जो एयर होगा उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगी, फोर्स मिलने वाली है। अब अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारा क्या था, कूलम्स लॉ था। और मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि यहां पे ये जो एप्सिलॉन है ये एयर के लिए होगा तो उसका नाम एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, सॉरी मिनिमम होता है।
और K जो होता है एयर के लिए क्या आता है हमारा मैक्सिमम आता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फोर्स होगा वो एयर के केस में सबसे ज्यादा क्या लगने वाला है, मैक्सिमम लगने वाला है। क्लियर है मेरी बात। अब यहीं पे हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव परमिटिविटी। अभी तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, अब बात करेंगे हम तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी की। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बाद में नोट कर लेना, स्क्रीन को पॉज करके इस चीज को क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर मैं बात करूं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से। एक्चुअल में एप्सिलॉन आर क्या होता है, हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अब रिलेटिव है तो नाम से पता लग रहा है किसी के रिलेटिव में निकालना। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो हर मीडियम है उनकी जो अपनी परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत कम्बरसम या बहुत डिफिकल्ट होती है याद करनी। तो हम क्या करते हैं, उन सब की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में याद करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है हमारा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोले तो एयर, फ्री स्पेस का मतलब ही क्या है हमारा, यहां पे एयर। तो एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या निकालना, रेशियो निकालना ही क्या कहलाता है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। ऑफ कोर्स ही बात है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको 1 से ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी, 1 से ज्यादा। ऑफ कोर्स ही बात है, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर हमेशा किससे बड़ा आता है, 1 से बड़ा आता है। तो ये हमारा क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी था। क्लियर है मेरी बात। अब हम बात करेंगे इसी में किसकी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। किसकी बात करेंगे हम, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आप मैं जो जो चीजें लिखा रहा हूं इसे बाद में नोट कर सकते हैं, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। तो बात करेंगे हम तुम्हारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये सारी क्लास 12 के लिए क्या है, हमारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या ले लिया, इसे वेक्टर फॉर्म में दो चार्जेस को दिखाया। तो मैंने क्या ले लिया, एक तुम्हारा प्लेन ले लिया जिसमें मैंने Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को रखा। Q1 का जो ओरिजिन से वेक्टर है उसे मैंने मान लिया R1 वेक्टर है, Q2 का जो ओरिजिन से दूरी है उसे R2 वेक्टर, और इन्हें पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। सबको पता है अगर ओरिजिन से हम किसी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब हमें Q1 और Q2 के बीच में फोर्स बताना है। तो ऑफकोर्स सी बात है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 Q1 पे फोर्स मारेगा, उसे नाम दे दिया मैंने F21। क्या नाम दे दिया, F21। F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ऐसी 2 भी 1 पे मारेगा तो इसको नाम दे दिया मैंने F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इनके बीच में जो दूरी है मैंने इसे R वेक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया, R वेक्टर। जब मैं 1 से 2 जाऊंगा तो R12 लिख दूंगा, जब 2 से 1 जाऊंगा तो क्या लिख दूंगा, R21। बट हाँ मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर। हाँ वो बात अलग है, डायरेक्शन क्या होगी, R12 इस तरफ होगी और R21 किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो अगर मैं बात करूं फोर्स F21, F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सेकंड पे चार्ज पे फोर्स किसके कारण, Q1 के कारण। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, मैग्नीट्यूड तो हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच में जो दूरी है इन दोनों का R12 और R21 वेक्टर का जो मॉड है मैंने वो क्या मान लिया, R है। तो क्या आएगा, R स्क्वायर। और जो डायरेक्शन है कहां से क्या है, F21 इधर लग रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं
R12 कैप, क्या लगा दिया मैंने, R12 कैप, 1 से 2 की तरफ। सबको कैप पता है किस लिए यूज होता है, यूनिट वेक्टर, 1 से 2 है इसलिए R12 कैप लिख दिया। अब सबको पता है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो R12 आएगा ऊपर वेक्टर और नीचे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा भाई, R क्यूब, क्योंकि भाई R12 का क्या है, R वेक्टर अपॉन मॉड, मॉड कितना है R है, तो R स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। कोई डाउट किसी को। और R12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R2 माइनस R1, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया R2 माइनस R1 वेक्टर। कोई डाउट किसी को, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे हम तुम्हारा F21 तो मेरा यह आ गया। अगर मैं F12 की बात करूं, किसकी बात करूं, F12, F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 Q1 ड्यू टू Q2। तो अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, F12 इक्वल टू कितना आएगा भाई, K, मैग्नीट्यूड तो वही है Q1 Q2, चार्ज वही है हमारे, दूरी भी हमारी क्या है, मैग्नीट्यूड सेम ही है, बट इस बार जो फोर्स है F12 की डायरेक्शन इधर को है, कहां को है, F12 मतलब फोर्स और 1 ड्यू टू 2, कहां को है, इधर को। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, R21 कैप, क्या लिख दूंगा, R21 कैप। अब फिर से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, तो कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, R21 कैप। अब सबको पता है यहां पे क्या आएगा, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर और R12 वेक्टर क्या एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन R12 इधर है, R21 इधर है, तो वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, माइनस टाइम्स। यानी यहां से क्या बोल सकता हूं मैं, F12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ F21। यानी F12 और F21 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बस डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और हमें पता है अगर ऐसा होता है तो ये किसे फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। इसलिए हम बोलते हैं जो कूलम्स लॉ है वो किसे फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। और एक और चीज, जो हमारा कूलम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो कर रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है अगर कोई भी तुम्हारा फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो वो किसे फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। यानी ये किसे फॉलो कर रहा है, हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो जो हमारा कूलम्स लॉ होता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है, और पॉइंट चार्जेस का मतलब मैंने बोला है कि हम किसी बड़ी बॉडी को भी पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, बट कैसे, वो मैंने आपको समझाया है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या खत्म होता है, कूलम्स लॉ खत्म होता है। ठीक है, आज हम इस पे क्या करने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एंड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले एक और चीज है जो बतानी जरूरी है, डेट इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बताना जरूरी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो पहले मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताऊंगा और उसके बाद कोई भी एक न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं। और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में वेव वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है हमारा, तो ये क्या कहता है, अगर मेरे पास मान लो बहुत डिफरेंट चार्जेस है, मेरे पास बहुत सारे चार्ज है Q1 Q2 डॉट 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 Qn, और मान लो यहां पे हमारा एक चार्ज है Q0, तो ये सारे चार्जेस मिलके इस पे क्या मारेंगे, फोर्स मारेंगे। तो ऑफकोर्स ये बात है Q1 और Q0 के बीच में जो दूरी है मैंने वो ले ली R01, Q2 और इसके बीच में क्या ले ली R02, ये क्या ले ली Q3 के बीच में R03, और nth के बीच में क्या ले ली R0 है। अब ये सबके सब इस पे फोर्स मारेंगे, तो जो टोटल फोर्स होगी इस पे Q0 पे, नेट फोर्स, वो किसके बराबर होती है, जो 0 पे 1 मारेगा तो F01, जो 0 पे 2 मारेगा F02, प्लस डॉट 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 आखिरी क्या है F0n, इनका क्या होगा, सम होगा। लेकिन ये नॉर्मल ऐड नहीं होंगे, ये कैसे ऐड होंगे, वेक्टरली ऐड होंगे। कैसे ऐड होंगे, वेक्टरली। अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स बताऊं तो अभी पीछे बताया था कूलम्स लॉ क्या कहता है,
इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या आएगा, k q1 के बदले q1, q2 के बदले q0 अपॉन इनके बीच की दूरी क्या ले रखी है, r01 का स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, 1 से 0 जा रही है तो r10 कैप, ऐसी प्लस k2 के कारण बात करूं तो कितना आएगा, k2 q0 अपॉन r02 का स्क्वायर r20 कैप। समझ रहे हो। ऐसी अगर मैं डॉट 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 nth की बात करूं तो क्या आएगा, k qn q0 अपॉन r0n का स्क्वायर इंटू rn0 कैप। अगर मैं ऐसे समीशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो सब में से क्या कॉमन आएगा, k कॉमन आ गया, q0 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, समेशन ऑफ i को रन करा दूंगा मैं कहां से, 1 से लेके n तक, तो क्या आएगा, qi अपॉन r0i का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, ri0 कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेट फोर्स आ गई। यानी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो केवल ये कहता है कि जो नेट फोर्स होती है किसी भी चार्ज पे, वो टोटल फोर्सेस जितनी भी लग रही है उसका टोटल सम होती है, ठीक है। और हमें कैसे ऐड करना है, इसे वेक्टरली ऐड करना है। अब वेक्टरली ऐड कैसे करते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनका हमें रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मान लो 90 डिग्री में है तो हमने याद कर रखा है कितना होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर वो 180 डिग्री में है तो क्या होता है, डायरेक्ट a माइनस बी, 180 मतलब अपोजिट में है। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट क्या जाता है, r इक्वल टू a प्लस बी। ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे और आज के लिए इस लेक्चर को खत्म करेंगे। और ये हमने लगभग जो आपका फिजिक्स का है पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, अगर मैं उसके हिसाब से बोलूं एनसीईआरटी के हिसाब से, वो लगभग हमने क्या कर चुका है, खत्म कर चुका है, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आपको। तो हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और जहां से हम समझेंगे कैसे हम क्या लगाते हैं, वेक्टर एडिशन लगाते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेना, मैं इसे रब कर रहा हूं। तो बात करते हैं हम आपकी न्यूमेरिकल की। मान लो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहां पे हमने चार्ज रख रखा है Q, यहां पे माइनस Q, ये प्लस Q। अब ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने अपने मन से बनाया है तो थोड़ा सा आंसर क्या आ सकता है हमारा, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, इनके बीच में इक्विलेटरल है तो मैंने साइड ले ली A, तो A, ये भी A। और मेरे को मान लो इस पे टोटल फोर्स निकालनी है, किस, इस प्लस Q पे, किसके कारण, माइनस Q और प्लस Q के कारण। तो ऑफकोर्स ही बात है मेरे को इस पे क्या निकालनी है, नेट फोर्स। अब इस पे कौन कौन फोर्स मारेगा, मैं क्या निकाल रहा हूं, फाइंड F नेट ऑन Q प्लेस्ड एट पॉइंट A। मैं इसमें आपको जेई के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो हम A पॉइंट पे जो हमने Q रखा है इस पे नेट फोर्स निकालनी है। अब देखो इसको निकालने का स्टेप, सबसे पहला स्टेप है आपको इस जो तुम्हारा आपका फिगर है इसमें क्या बनाना है, पहले हमें डायरेक्शन दिखानी है। क्या दिखानी है, डायरेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन दिखा दिया तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत हलवा है। अगर मैं देखूं प्लस माइनस पे क्या मारता है, अट्रैक्शन, तो इसके कारण यहां पे जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी। तो मैंने एरो कहां को दिखाया, अंदर को, और इसको फोर्स को नाम दे दिया मैंने F1। बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा ताकि हर जो जितना भी वीक बच्चे हों, जितने वीक से वीक बच्चे हों, सबको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो F1 किसके बीच में फोर्स है, प्लस और माइनस के बीच में, अट्रैक्टिव है इसलिए डायरेक्शन अंदर को आई। प्लस प्लस पे क्या मारता है, रिपल्शन, तो जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, आउटवर्ड। तो मैंने दिखा दिया आउट, इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने F2। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितने बनेंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब अगर मैं ध्यान से देखूं F1 और F2 के बीच में
कितना एंगल बनेगा? अगर ये 60 है तो ये लीनियर पेयर है तो ये कितना बन जाएगा? 120 डिग्री। तो दो फोर्सेस आ गए F1 और F2 और उनके बीच में 120 डिग्री का हमारे पास एंगल है। तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास वेक्टर एडिशन मौजूद है। लेकिन पहले मैं F1 और F2 की वैल्यू निकाल देता हूं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं इसके, तो जो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड होगा क्या वो बराबर होगा? क्यों? क्योंकि देखो चार्जेस बराबर है, बस माइनस है, वो तो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो चार्ज तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है और दूरी भी क्या है? ए। तो क्या आएगा फोर्स इनके बीच में? के। Q1 के बदले भी Q है, Q2 के बदले भी Q है और इनके बीच में दूरी क्या है? A² है। अब अगर ध्यान से देखो, दो वेक्टर हमारे कितने एंगल पे? 120 डिग्री एंगल पे। तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? FR अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 इंटू कॉस का 60 एंगल होता है, कॉस कितना बन रहा है हमारा? 120। अब F1 और F2 दोनों बराबर है। अब देखो मैं आसान करने के लिए क्या कर लेता हूं, इस पूरी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? F1 के बदले भी x स्क्वायर, F2 के बदले भी x स्क्वायर प्लस F1 के बदले कितना आ जाएगा? फिर से x, F2 के बदले भी x और cos 120 सबको होता है कितना होता है? माइनस का हाफ। कितना होता है? माइनस का हाफ। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का x स्क्वायर, तो प्लस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई मेरी? x के बराबर ही आ गई। और मेरे को पता है x कितना है हमारा? k Q1 Q2 अपॉन a। तो हमारी जो नेट फोर्स आ गई उसमें इतनी आ गई। अब k की वैल्यू वैसे हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, बट क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारा वैल्यू नहीं दी है Q1 Q2 और a की, इसलिए हम इसे यही छोड़ देंगे और यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होने वाला। कोई डाउट किसी को? तो ये हमने आज पढ़ा कि कूलम्स लॉ क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, उस पर एक न्यूमेरिकल कर दिया। अब मैं एक न्यूमेरिकल छोड़ के जा रहा हूं, आप इसे क्या कर सकते हो? ट्राई कर सकते हो। तो मैं क्या एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, और मेरे को ए पे मैंने एक चार्ज रखा है, मान लो 5 इंटू 10 की पावर मैंने ले लिया 5 माइक्रोकूलम। कितना ले लिया? 5 माइक्रोकूलम। और बी पे ले लिया मैंने -5 माइक्रोकूलम और सी पे ले लिया मैंने +5 माइक्रोकूलम। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ले ली मैंने 2 सेंटीमीटर। क्या ले ली? 2 सेंटीमीटर। आपको मेरे को ए पॉइंट पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है ये बताने हैं। आप इसे ट्राई करोगे तो आपका क्या होगा? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।